गुड मॉर्निंग। देखिए यूपी पीसीएस की जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें हम इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था को कवर कर रहे हैं और उसमें हमने 120 प्रश्न कवर कर लिए हैं। जो टॉपिक अपना चल रहा है पार्लियामेंट। तो कल हो गया कहाँ तक? राष्ट्रपति के लिए, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। चलिए इसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। और यह है टेस्ट नंबर 75। तो इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 75 तक पहुँच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी। व्यक्तिगत क्रम में प्रणब मुखर्जी देश के 14वें राष्ट्रपति बने। कौन सा सही है इसमें? देखिए इंडिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट थी प्रतिभा पाटिल, यहाँ दूसरी लिखा है तो गलत है। दूसरी तो जो अभी वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू वो हैं। और व्यक्तिगत क्रम में प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति बने, ना कि 14वें। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट भी। और ये व्यक्तिगत क्रम में 12वीं थी और इंडिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। दोनों के दोनों इनकरेक्ट डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है, इसलिए सही आंसर डी होगा। सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। एक लाइक कर सकते हो आप टेस्ट के लिए। देखिए प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी और व्यक्तिगत क्रम में वो 12वीं राष्ट्रपति बनी। व्यक्तिगत क्रम के अनुसार प्रणब मुखर्जी जो थे भारत के 13वें राष्ट्रपति बने। और दूसरी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान में है फीमेल प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड कोई एक स्टेटमेंट गलत है इसमें। गलत नहीं होगा तो आंसर डी दिया जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो, दूसरी बार निर्वाचित होने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे। वह प्रथम बार 1950 में भारत के राष्ट्रपति बने थे क्या? देखिए तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं एकदम। इनकरेक्ट ये पूछ रहा है तो इनकरेक्ट कोई है नहीं, तो इसका आंसर हम कह देंगे उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सभी कथन जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संदर्भ में सही हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष होने के नाते प्रथम बार 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बने, किंतु राष्ट्रपति के लिए प्रथम निर्वाचन 1952 में हुआ और दूसरी बार 1957 में हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार निर्वाचित हुए राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 123 है, जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना किसके आदेश पर की जाती है? गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद। जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना की जाती है राष्ट्रपति के आदेश पर। देखिए जनजातीय सलाहकार परिषद का प्रावधान संविधान की 5वीं अनुसूची में किया गया है। इसकी स्थापना राष्ट्रपति के आदेश पर की जाती है और ऐसे राज्यों में की जाती है जहां अनुसूचित जनजातियां हैं लेकिन अनुसूचित क्षेत्र नहीं। ठीक है, तो उन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करते हैं राष्ट्रपति उस स्टेट के राज्यपाल की सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कोई एक स्टेटमेंट गलत है। राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी, एन संजीव, एन फॉर नीलम, नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। राष्ट्रपति बीबी गिरी का संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा। राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन को दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है और भारत में किसी भी मुख्य न्यायमूर्ति ने या चीफ जस्टिस ने कभी राष्ट्रपति के रूप में काम नहीं किया है एम हिदायतुल्लाह ने। तो गलत है यहाँ पर डी वाला स्टेटमेंट और वही अपना आंसर होगा। तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह 20 जुलाई से लेकर 24 अगस्त 1969 के दौरान भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक है, अभी तक पढ़ा दिया है आपको कि राष्ट्रपति का अगर पद किसी कारण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में वो खाली है तो उपराष्ट्रपति उसके पद का निर्वहन करेंगे, उसके कार्यों का निर्वहन करेंगे। ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति भी अवेलेबल नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उस पद पर बैठकर राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। वो भी अवेलेबल नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होगा वो बैठेगा।
वर्ष 1970 में नीलम संजीव रेड्डी को सर्वसम्मति से यानी निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना गया। राष्ट्रपति बीबी गिरी 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष रहे। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो बनता है क्वेश्चन नंबर 5, काउंटिंग में करें नंबरिंग में, तो 125वां प्रश्न है। संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा 6 में अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में उपबंध किया गया है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है, यह संवैधानिक अधिकार किसको प्राप्त है। ऊपर था तो एक एक्सप्लेनेशन में, यह अधिकार है राज्य के मतलब भारत के राष्ट्रपति के पास। देखिए, राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है या समाप्त कर सकता है या सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल के परामर्श से अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ा सकता है। ये अपने आप में अलग से प्रश्न हो सकता है और शायद पूछा भी गया हो कहीं किसी एग्जाम में। 5वीं अनुसूची के पैरा 3 में उपबंध है कि राज्य का राज्यपाल प्रतिवर्ष या जब भी राष्ट्रपति अपेक्षा करे, राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में प्रतिवेदन देगा। संयुक्त राज्य क्षेत्र का प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है, बताइए। प्रधानमंत्री, संसद, राज्यपाल या राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। इसका आंसर है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। तो संविधान के अनुच्छेद 240 में उपबंध है कि संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से चलेगा और राष्ट्रपति निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बना सकते हैं: अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नगर वाली हवेली और दमन द्वीप। क्वेश्चन नंबर 127 पर आ जाइए। संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, किंतु वह संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा। पद ग्रहण करने के तुरंत पहले से, पद ग्रहण करने के तुरंत बाद से, पद ग्रहण करने की तारीख से, पद ग्रहण करने से 6 माह के अंदर। देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मिलते जुलते हैं। अगर एक को भी आपने तैयार कर लिया तो दूसरा वैसे ही तैयार हो जाएगा। तो यही चीज़ हमने कल उपराष्ट्रपति के बारे में भी पढ़ी थी। ठीक है, कोई व्यक्ति संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य होते हुए भी उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है या राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है, तो वो हो सकता है, लेकिन पद ग्रहण करने की तारीख से वो जो पहले था वो नहीं रहेगा। तो सी है इसका आंसर। संविधान के अनुच्छेद 59(1) में उपबंध है कि कोई संसद या विधान सभा सदस्य राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने की तारीख से संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 128, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए 100 प्रस्तावक और 100 अनुसमर्थक होने चाहिए। निर्वाचन जो उसका है वो एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। निर्वाचन खुले मतदान से होता है। कौन सा सही है? देखिए, कल हमने उपराष्ट्रपति के लिए पढ़ा था चुनाव का नामांकन, उसके लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए और इसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, ना कि 100। तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। निर्वाचन उपराष्ट्रपति का भी और राष्ट्रपति का भी एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है, यानी गुप्त मतदान से। यहाँ खुला लिखा है, दोनों के लिए गुप्त मतदान है। अभी पूछा क्या है इसने, कौन सा सही है, तो सही केवल यहाँ पर दूसरा ही हुआ। जहाँ जहाँ पहला है और तीसरा है उसको हटा दीजिए। तो गुप्त मतदान से होता है। राष्ट्रपति के संबंध में उपरोक्त ए और 3 सही नहीं है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक या अनुसमर्थक होने चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 55(3) में उपबंध है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा, यानी गुप्त मतदान। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 129, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता? तो कौन कौन शामिल होता है हमने कल पढ़ ही लिया है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य यानी इलेक्टेड मेंबर, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी। तो कौन शामिल नहीं होता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये तो होते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, और राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य ये नहीं होते। तो डी है इसका आंसर।
देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं कौन कौन? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य यानी इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये 4 बड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों के संबंध में उपबंध किया गया है। दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निर्वाचक गण का सदस्य बनाया गया था। इसको भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, यानी 130वें नंबर का प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन है, कौन सा इसमें सही होगा? वह भारत का जन्मजात नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए, उसके पुनर्निर्वाचन के संबंध में संविधान मौन है। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जुड़े चीज़ें एक ही जैसी हैं जो हमने कल पढ़ी। भारत का राष्ट्रपति यदि आपको बनना है तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। आप भारत के नागरिक जन्मजात हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये जन्मजात वाला फैक्टर जो है यूएस के प्रेसिडेंट के लिए है, तो गलत है पहला स्टेटमेंट। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए वो योग्य होना चाहिए व्यक्ति, तो ये भी गलत है। और पुनर्निर्वाचन के लिए संविधान मौन नहीं है। संविधान बोलता है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है, राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है, उपराष्ट्रपति भी पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है। इनमें से कोई भी सही नहीं है, डी है इसका आंसर। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 68 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं निम्नलिखित हैं या उल्लेखित हैं। उसे किसी भी रूप में भारत का नागरिक होना चाहिए, न कि जन्मजात नागरिक। निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए, न कि 30 वर्ष। एक चीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, जो तीसरा वाला स्टेटमेंट था जिसमें लिखा था लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता उसके लिए चाहिए, तो उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योगदान होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए केवल लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए राष्ट्रपति में योग्यताएं होनी चाहिए। मैंने राज्यसभा बोला जो कि गलत है। ठीक है, तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए राष्ट्रपति के लिए, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए उपबंध किया गया है, तो संविधान मौन नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 57 में उल्लेख है इसका कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है। 130 दो बार हो गया क्या? चलिए, 131 होना था नंबरिंग में वैसे इसको, यानी 21 प्रश्न हो गए फिर तो इस टेस्ट में। तो आ जाइए 130वें नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के राष्ट्रपति के विषय में सही हैं? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित है। बिल्कुल, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, और संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित है। ये सारे के सारे करेक्ट डी है इसका आंसर। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 53(1) में उपबंध है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों से कराएगा। अनुच्छेद 53(2) में उपबंध है कि संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि द्वारा करेगा। अब आ जाइए राष्ट्रपति के महाभियोग पर। महाभियोग को बोलते हैं इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति के महाभियोग में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है, पूछ रहा है। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, उपरोक्त सभी। महाभियोग यानी राष्ट्रपति को हटाना है उसके पद से। कैसे हटेगा वो? संविधान के उल्लंघन पर ही वो हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति के महाभियोग में शामिल होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर यानी मनोनीत सदस्य। यहाँ लिखा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य नहीं, ये तो उसके निर्वाचन में शामिल होते हैं, महाभियोग में नहीं।
दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये सब उसके निर्वाचन में शामिल होते हैं, महाभियोग में शामिल नहीं होते। तो ये सारे के सारे नहीं होते, डी है इसका आंसर। देखिए, उपरोक्त में से कोई भी राष्ट्रपति के महाभियोग यानी इम्पीचमेंट में शामिल नहीं होता। राष्ट्रपति के महाभियोग यानी इम्पीचमेंट में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, यानी नॉमिनेटेड मेंबर। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति पर जिस सदन द्वारा आरोप लगाया गया है, उस आरोप पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, इस चीज़ को याद रखिएगा। और राष्ट्रपति को इसकी सूचना 14 दिन पहले देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 132 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर पद धारण करता है। संविधान की दूसरी अनुसूची के तहत राष्ट्रपति मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इतना तो ठीक है। यहाँ लिखा है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, जो कि गलत है। जबकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, यहाँ लिखा है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह पर, इसलिए गलत हो गया। अब दूसरा, फर्स्ट हाफ इसका सही हो गया, सेकंड हाफ गलत, तो ये पूरा ही कटेगा। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर धारण करते हैं, ना कि प्रधानमंत्री के। संविधान की दूसरी नहीं बल्कि तीसरी अनुसूची के तहत राष्ट्रपति मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। कोई भी सही नहीं है इसमें, कोई नहीं, डी है इसका आंसर। ठीक है, 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में किस अनुसूची में क्या है, इंपॉर्टेंट है, सब पता होना चाहिए आपको। दूसरी में तो वेतन भत्ते हैं, तीसरी में है शपथ। किसकी शपथ, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसमें राष्ट्रपति की शपथ है, लेकिन उपराष्ट्रपति की नहीं है, लेकिन राज्य के सभापति की शपथ का उसमें उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 75(1) में उपबंध है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति ही राष्ट्रपति करेंगे प्रधानमंत्री की सलाह से। संविधान के 75(2) में उपबंध है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करेंगे, न कि प्रधानमंत्री के। 75(4) में उपबंध है कि राष्ट्रपति संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे, न कि दूसरी अनुसूची के तहत। 133वें नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती। कौन सा सही है? ये तीनों के तीनों कथन सही हैं। तो अपने को जो ऑप्शन चाहिए वो चाहिए उपरोक्त सभी वाला या 1 2 3 वाला, डी। तो उपरोक्त तीनों के तीनों कथन हो गए ये सही। संविधान के अनुच्छेद 74(1) में उपबंध है कि राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान होगा प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करेगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा उपबंध किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है और राष्ट्रपति पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अनुच्छेद 74(2) में उपबंध है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती। तीनों के तीनों कथन ऊपर करेक्ट थे। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, पूछ रहा है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति की नहीं की जाती, क्योंकि राष्ट्रपति का तो चुनाव होता है ना। ठीक है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं की जाती क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। बाकी भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित की नियुक्ति करते हैं, जिसकी भी करते हैं उसका जो अनुच्छेद है उसके सामने लिखा है। प्रधानमंत्री की, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, महान्यायवादी की, राज्यों के राज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी यूपीएससी के चेयरमैन। 135वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संघ के मंत्री, भारत का महान्यायवादी, राज्य का राज्यपाल, उपरोक्त में से कौन कौन भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर धारण करते हैं? एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर। संघ के मंत्री भी, महान्यायवादी भी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और स्टेट के गवर्नर, ये तीनों के तीनों
भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र पद धारण करते हैं? तो संविधान के अनुच्छेद 75(2) में उपबंध है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र पद धारण करेंगे एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। और अनुच्छेद 76(4) में उपबंध है कि भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र पद धारण करेगा। 156(1) में उपबंध है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र पद धारण करेगा। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो प्रश्न पूछने के कई तरीके हो सकते हैं, हर तरह से प्रश्न बनाया गया है। ठीक है, ये जो सीरीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एकदम टॉप लेवल के ये प्रश्न है। इनको अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो किसी भी स्टेट के पीसीएस में या यूपीएससी में या किसी भी एग्ज़ाम में इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों को गलत नहीं करोगे। संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की जाती है, SC ST आयोग के अध्यक्ष की जाती है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की जाती है, नीति आयोग के अध्यक्ष की नहीं की जाती। अगर यहीं नीति आयोग का उपाध्यक्ष लिखा होता तो सही हो जाता वो, क्योंकि नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो करते हैं राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री जो होता है वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है, ठीक है, ना कि राष्ट्रपति। तो नहीं की जाती, इसकी नहीं की जाती। देखिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। बाकी अनुच्छेद 239(a) के 5 में उपबंध है कि संघ राज्य क्षेत्र यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। संविधान के अनुच्छेद 280(1) में उपबंध है कि संघीय वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 338(a)(3) में उपबंध है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। क्वेश्चन नंबर 137 पर आ जाइए। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा इसमें कथन सही होगा? राष्ट्रपति संसद का एक संगठक भाग है और भारत के सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम से किए जाते हैं। यही तो पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, यह है अपनी संसद। संसद के 3 पार्ट, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तो भाग तो है। और भारत के सभी शासन संबंधी कार्य या कार्यकारी जो काम है वो उसके नाम से किए जाते हैं। सी है इसका आंसर, दोनों के दोनों सही हैं। भारत का राष्ट्रपति संसद का भाग है यानी पार्लियामेंट का पार्ट है और भारत के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है और समस्त कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होती है। इस चीज़ को स्टेटमेंट बनाकर भी गलत करा सकता है आपका। मान लीजिए पहला स्टेटमेंट आया, पूछा भी है, यूपीएससी ने किया है सवाल कि प्रधानमंत्री कार्यपालिका शक्ति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। गलत है, प्रधानमंत्री नहीं होता, राष्ट्रपति होता है। समस्त कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है या समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य प्रधानमंत्री के नाम से चलते हैं, वो भी गलत है क्योंकि राष्ट्रपति के नाम से चलते हैं। 138वें नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारणों से हुई पद की रिक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो रिक्ति की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र या प्रत्येक दशा में 6 महीने से पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति 6 माह के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन एकमात्र भारत के राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। ये एकमात्र वाले स्टेटमेंट, केवल वाले स्टेटमेंट, ये अधिकतर गलत हो जाते हैं। यहाँ भी गलत है क्योंकि जाकिर हुसैन तो थे ही थे, एक और थे बीबी गिरी जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। बाकी भारत के उपराष्ट्रपति 6 माह के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं कल परसों से। और रिक्ति की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र या प्रत्येक दशा में 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाएगा। अब ये नहीं पूछ रहा, इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो पहला दूसरा तो हो गया करेक्ट। तो अपने को एलिमिनेट करना है, जहाँ जहाँ पहला दूसरा है वो नहीं होगा क्योंकि वो सही है, वो सही है। बचा 3, तो यही गलत है केवल। तो उपरोक्त में से कथन 3 गलत है। देखिए, अब तक भारत के 2 राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद ऐसे हुए जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ। ठीक है, क्या था स्टेटमेंट वो?
डॉक्टर जाकिर हुसैन एकमात्र राष्ट्रपति हुए जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। तो जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद थे, ठीक है, बीबी गिरी नहीं थे। बीबी गिरी का मसला कुछ और होगा, देखते हैं अभी। एक जाकिर हुसैन और दूसरे फ़खरुद्दीन अली अहमद जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई। जाकिर हुसैन की मृत्यु के पश्चात उपराष्ट्रपति, बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति, अच्छा कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे ये, और उनके त्यागपत्र के पश्चात भारत के मुख्य न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति बने, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। बाकी अनुच्छेद 62 दो में उपबंध है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारणों से हुई रिक्ति की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र अथवा प्रत्येक दशा में 6 महीने से पूर्व राष्ट्रपति का निर्वाचन करा लेना चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में। बाकी ये हम पढ़ ही चुके हैं कि उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित है तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तथा उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, और ऐसी स्थिति में उसे राष्ट्रपति की सभी शक्तियां, उन्मुक्तियां, पावर, सैलरी सब कुछ मिलेगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 139 पर। यदि भारत के राष्ट्रपति ने अपनी पदावधि 5 वर्ष पूरी कर ली है तब क्या होगा? 5 साल पूरे हो गए राष्ट्रपति को, क्या होगा? वह किसी भी दशा में अपने पद पर नहीं रहेगा। उत्तराधिकारी द्वारा पद ग्रहण करने तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करेगा। पदावधि पूरी करने के तुरंत बाद नया चुनाव करा लेना चाहिए, या राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। बिल्कुल चौथा वाला सही है यहाँ पर, ठीक है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 156 एक सी यानी गा में उपबंध है कि वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर लेता। संविधान के अनुच्छेद 62 एक में उपबंध है कि राष्ट्रपति की पदावधि पूर्ण होने से पहले नया चुनाव करा लेना है। क्वेश्चन नंबर 140 और अंतिम प्रश्न है ये। राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट के संदर्भ में कौन सा वाला कथन इनमें से गलत होगा? भारत के राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों के पास है, यानी लोकसभा के पास भी है, राज्यसभा के पास भी है। ये धन विधेयक नहीं है जो केवल लोकसभा में आएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण के आधार पर लगाया जा सकता है। देखिए पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, तीसरा वाला गलत है। ये 2/3 बहुमत जो लिखा है ना, इसकी वजह से गलत हो गया ये। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, और महाभियोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 61 में है। अलग से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है। देखिए संसद का कोई भी सदस्य भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगा सकता है। एक सदन महाभियोग का आरोप लगाता है तो दूसरा सदन उन आरोपों की जांच करेगा। जैसे लोकसभा ने लगाया तो राज्यसभा क्या करेगा? उन आरोपों की जांच करेगा। जिस सदन के द्वारा महाभियोग का आरोप लगाया जाता है उस आरोप पर उस सदन के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए, और राष्ट्रपति को इसकी सूचना 14 दिन पहले देनी चाहिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संबंधी प्रावधान सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए, ठीक है। 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए, वो भी कुल सदस्य संख्या के, ना कि उपस्थित और मत देने वाले, ठीक है। उपस्थित और मत देने वाला वो जो लाइन है वो उसकी वजह से गलत हो गया है, जबकि सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, ठीक है। तो 2/3 बहुमत सही है, लेकिन सदन की कुल सदस्य संख्या का होना चाहिए, ना कि उपस्थित और मत देने वाला। देखिए कितनी छोटी चीज़ से स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए कुछ पॉइंट पर इतना डीप रिवीजन इसमें चाहिए पॉलिटी में। अब क्या होगा? दूसरा सदन इन आरोपों की जांच करेगा। यदि जांच साबित हो जाती है और महाभियोग का प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा पारित हो जाता है, ठीक है, सदन की कुल सदस्य संख्या के, ना कि उपस्थित और मत देने वाले, तो प्रस्ताव पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को पद से हटना होगा। और जिस सदन में महाभियोग के आरोप की जांच चल रही होती है उस सदन में राष्ट्रपति को उपस्थित होने और अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। ये भी याद रखिएगा।
तो 140 प्रश्न थे ये, इन सब की आप फुल टेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ मिलेगी आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही। ये नंबर, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके सारे के सारे ये प्रश्न की जो सीरीज़ है इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। धन्यवाद।